ही नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? चलिए, वर्ब के इस लेक्चर को मैं आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है, समापन की ओर। आज मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपके वर्ब का जो नॉलेज है वो और अधिक शार्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फ्रेजल वर्ब से जुड़े, ठीक है, जो हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबको विजिबल है ना? क्वेश्चन क्लियर विजिबल है ना आप सबको? चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? वुड यू, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। क्या आप, ठीक है, मेरे डॉग की इस वीकेंड पर क्या देखभाल करेंगे? तो देखभाल के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या होता है? लुक आफ्टर, देखभाल करना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस वीकेंड क्या करें? उसके डॉग की देखभाल करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। माई नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्स यस्टरडे। तो माई नेबर, आपके ऑप्शन है रैन है, रैन इनटू है, रैन आउट ऑफ है, रैन अवे है। रैन अवे मतलब तो भाग जाना होता है। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना वो है आपका रैन आउट ऑफ। रैन आउट ऑफ फ्रेजल वर्ब का प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। अगला सवाल हम देखते हैं। अजय, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्रोक, ब्रोक यहाँ पे दिया हुआ है क्या? हाँ चलिए, मैंने आंसर ही बोल दिया आपको। ब्रोक हिज लेग एट द बेसबॉल गेम, ठीक है, उसने अपना पैर क्या किया? तोड़ लिया, बेसबॉल गेम। और जहां तक बेसबॉल की बात है ना, बेसबॉल कौन से राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। ये एक जीके का भी प्रश्न हो गया आपके लिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रो। आवर बॉस, फिल इन द ब्लैंक्स है, आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। मीटिंग को नेक्स्ट वीक के लिए क्या किया? पोस्टपोन किया। तो पोस्टपोन के लिए आपका जो सही फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा देना। और इसका ऑपोजिट पता है क्या होता है? प्रीपोन। प्रीपोन का मतलब होता है आप डेट को क्या कर रहे हो? पीछे ले आए। कभी कभी एग्जाम्स के डेट होते हैं ना, कभी प्रीपोन हो जाते हैं, कभी बढ़ा दिए जाते हैं। फिर हमारा अगला सवाल है, कुड यू फिल इन द ब्लैंक्स है, द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन द फोन। जब मैं फोन पे रहूंगा तो क्या आप उस समय म्यूजिक को बंद करेंगे? आप उनसे यही रिक्वेस्ट करोगे ना कि आप म्यूजिक को चालू करने के लिए बात करोगे कि जब मैं फोन पे रहूंगा तो आप म्यूजिक को चालू कर देना? नहीं, तो टर्न ऑफ। वेरी गुड आंसर, ओके। अगला, वी बोथ फिल इन द ब्लैंक्स है, मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, ठीक है, हम दोनों। अब आपकी गर्लफ्रेंड से मीटिंग की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर है। आपका जो वर्ब है ना वो किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में है कि नहीं? वर्ब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है। मैंने आपको एक नियम बताया था, जहां पर फ्रेजल वर्ब के अंत में, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के लास्ट में टू होने पर वो अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो इनमें से इकलौता ऑप्शन आपको केवल यही दिख रहा है, लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। टू के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, जबकि ये अपवाद में था ना, ये एक एक्सेप्शन में था, ठीक है। और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब यहाँ पे है वेट करेंगे, ठीक है, हम दोनों वेट करेंगे आपकी नई गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी मैं किसी की बोल नहीं रहा हूं। माई कार, ठीक है, माई कार फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑन द हाईवे टुडे। क्या होगा इसका उत्तर? ब्रोक डाउन। वेरी गुड, ठीक है, माई कार ब्रोक डाउन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई मैकेनिकल खराबी हो गई इसलिए गाड़ी रुक गई। अगर आप कहीं सफर पे जाते हैं, गाड़ी अचानक से खराब होती है तो हम बोलते हैं माई कार ब्रोक डाउन, ठीक है, माई साइकिल ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि साइकिल टूट गया या कार टूट गया। इसका मतलब होता है कुछ मैकेनिकल खराबी आ गई जिसकी वजह से आप रुक गए। और आप ब्रोकअप तो जानते ही हो,
ठीक है, पैचअप का उल्टा ब्रोकअप, ब्रेकअप का उल्टा पैचअप। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई ट्राइड, ठीक है, आई ट्राइड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, थिंग्स आफ्टर द आर्ग्यूमेंट बट दे वुडंट स्पीक टू मी, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? आर्ग्यूमेंट। जब लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो अंततः अगर सुलह करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? पैचअप ही करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? पैच अप, थर्ड नंबर, ठीक है। पैचअप का मतलब होता है कि रिश्तों को दोबारा से उसको मतलब स्थापित कर लेना, ठीक है, संबंधों को फिर से सही कर लेना। फिर द फूड वॉज ग्रेट, ठीक है, द फूड वॉज ग्रेट, बहुत अच्छा खाना है, छोले भटूरे मिले हैं तो एकदम गपागप एकदम खा रहे हैं, एकदम दोनों मुंह में एकदम भर लिए हैं, ठीक है ना। और भर तो लिए हैं, चबा ही नहीं पा रहे हैं, ये भी दिक्कत है जब बहुत अच्छा खाना होता है तो ऐसे में आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा खाना है, सो आई रियली पिक्ड आउट, जो आपका फ्रेजल वर्ब है, यानी कि बहुत जमकर आप खाना खाए, भैया और दीजिए खाना, और दीजिए पूरी, और दीजिए छोले, ठीक है, एकदम जम के खा रहे हैं। हाँ, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक्स है माई न्यू साइंस टीचर, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गेट ऑन विथ, ठीक है। गेट ऑन विथ का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी जो है विज्ञान के शिक्षक के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, ठीक है। यहाँ पे डोंट लिखा है ना, यहाँ पे डोंट लिखा है, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आप नहीं बन रही है, आप बोलो ना, आप ये कह सकते हो, ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्न पे। ये समझ में आ गया? ये स्लाइड, ये दोनों स्लाइड समझ में आया आप सबको? ठीक। आपको सुमित, आप तो उस पर लगा दिए थे, सारी बातें उसी के ऊपर लगा देनी है, विष्णु के ऊपर। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभी जो मैंने फ्रेजल वर्ब्स कराए आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स कराए, तो ध्यान रखिएगा जो फ्रेजल वर्ब्स आपके ऑप्शंस में दिए हुए थे ना, उनका मीनिंग, ये आपका होमवर्क रहा, घर जाके उनके मीनिंग को लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, या उनसे सेंटेंसेस भी बना लीजिएगा, जिससे आपको सहायता मिलेगी, आपको आसानी होगा आगे भी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ये सेक्शन अपने में बहुत जो है ना, बहुत जरूरी है, खासकर अंग्रेजी के क्षेत्र में। इस सब्जेक्ट में बात करूं तो इस सेक्शन को समझने के लिए ग्रामर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। रूल्स वगैरह जो है आप सभी लोग रिवाइज करते रहें, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं वो अगर छूट जाएंगी तो फिर आप ये भूल जाओगे, है ना। तो रिवीजन मोड में आप हमेशा रहने चाहिए। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज एंटर्ड हिज क्लासरूम। यहाँ पे देखिए एक जो है ना कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, नाइदर नॉर का। नाइदर नॉर क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कंजंक्शन तो जोड़े में होते हैं हमेशा। नाइदर जिस प्रकृति का शब्द अपने साथ लेगा उसी नेचर का शब्द नॉर भी लेगा, है ना। यदि नाइदर के साथ कॉमन नाउन है तो नॉर के साथ भी कॉमन नाउन होगा। अगर प्रॉपर नाउन है तो नाइदर राम नॉर श्याम, सिंपल। तो यहाँ देखते हैं हम लोग नाइदर के साथ कौन कौन से शब्द है। नाइदर के साथ जो शब्द है यहाँ पे वो है द टीचर। नाइदर के साथ द टीचर है, और टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है, एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, नॉर के साथ जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये है आपका द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स है आपका सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट टू है, लेकिन ये तो प्लूरल है ना। तो आपके यहाँ जो दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, ये दोनों ही अलग अलग नंबर के। एक सब्जेक्ट जहां आपका सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल है। नियम क्या है ना कि यदि दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर के माध्यम से जुड़े हों, जहां एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं,
तो वैसी स्थिति में सेंटेंस का जो वर्ब और प्रोनाउन होगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब और प्रोनाउन will change according to second subject। ठीक है, वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सेकंड सब्जेक्ट है कौन। तो आप देखिए, सेकंड सब्जेक्ट तो आपका स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स तो आपका कॉमन नाउन होने के साथ साथ प्लूरल भी है, तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद जो आपका वर्ब है उसको तो सिंगुलर रखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बदलेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, प्लूरल वर्ब में। ठीक है, फिर हम एंटर्ड की बात करें, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी प्रोनाउन को क्या किया गया है, सिंगुलर रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। नियम के अनुसार हमको क्या करना होगा, प्रोनाउन को भी प्लूरल ही बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो होगा देयर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे दो एरर थे। ठीक है, आपका बी और सी दोनों में एरर है, यहाँ पे ऑप्शन आपका होना चाहिए बोथ बी एंड सी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। आपको समझ में आया? खुशी, अरीबा, सुम्बुल, अपेक्षा, पायल, सिमरन, सुमित, विष्णु। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न पे। चलिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिएगा। कॉलेजेस हैव बीन रिक्वेस्टेड टू गिव कंसेशन इन फी चार्ज्ड फॉर द स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन। मतलब यूक्रेन एक देश का नाम है, ठीक है, ये एशिया में ही है। ठीक है, ये देश एशिया में ही, आपने सुना भी होगा न्यूज में, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रही है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एक शब्द आया है कंसेशन। कंसेशन का मतलब क्या होता है, छूट। ठीक है, कंसेशन के जैसे सिमिलर और भी वर्ड्स होते हैं, वो होता है रिबेट, ठीक है, और होता है डिस्काउंट। ये ऐसे शब्द है ना, ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, एक जैसा, छूट। ठीक है, आपको शॉपकीपर क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसा हिंदी में है वैसा अंग्रेजी में भी शब्द को कॉपी कर लेते देते हैं, तो हम लोग गिव लगा देते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन नाउन्स के लिए जो आप वर्ब का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि कंसेशन जो है ना तो दिया जाता है, ना तो रिबेट को दिया जाता है, ना ही डिस्काउंट दिया जाता है, इनको ऑफर किया जाता है। शॉपकीपर आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, क्या करता है, ऑफर करता है। तो यहाँ पे गिव का प्रयोग करना एज अ वर्ब बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका सही वर्ब क्या होगा, ऑफर, टू ऑफर। तो यहाँ पे गिव को आप एलिमिनेट कर दीजिए और क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऑफर लिख दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, कंसेशन, रिबेट और डिस्काउंट के केस में आप हमेशा ऑफर वर्ब का प्रयोग करना है। आई बात समझ में? ठीक, चलो अगले प्रश्न पे। The fruits of peace are limited to the revival. The fruits of peace are limited to the revival of the economic activity, but the pervasive grievances of the minority remains. The fruits of peace. Peace का मतलब क्या होता है, शांति, शांति के फल। ये क्या है, सीमित है ना, लिमिटेड टू द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या होता है, जीर्णोद्धार, रिवाइव करना। ठीक है, उसको फिर से
जीवंत कर देना, ठीक है, रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बट द परवेसिव ग्रीवांसेस ऑफ द माइनॉरिटी रिमेन्स। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। मेजॉरिटी होता है, माइनॉरिटी होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि परवेसिव ग्रीवांसेस, परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, ठीक है, व्यापक। यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका? एडजेक्टिव का काम करे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो हमने नाउन का प्रयोग किया है वो है ग्रीवांसेस, ठीक है, और ग्रीवांसेस का मतलब होता है शिकायतें, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ? शिकायतें। तो जो शिकायतें हैं किनकी? माइनॉरिटी की, वो अभी भी है मौजूद, यानी कि वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो परवेजिव ग्रीवांसेस, जो व्यापक शिकायतें हैं, ठीक है, माइनॉरिटी की, वो अभी भी मौजूद है। शिकायत है या शिकायतें हैं? शिकायतें हैं। तो आप बता सकते हैं, आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है, ठीक है, तो बहुत सारी शिकायतों की बात हो रही है। तो यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक प्लूरल सब्जेक्ट को कैसा वर्ब लेना चाहिए? प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। तो ग्रीवांसेस, द परवेसिव ग्रीवांसेस किनकी? माइनॉरिटी के अभी भी हैं। तो चूंकि ग्रीवांसेस प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी आपका प्लूरल लगेगा ना, लेकिन आपका यहाँ वर्ब जो लगाया गया है वो रिमेन्स, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्ब का एरर है। यहाँ पे किसका एरर है? वर्ब का एरर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि वो वर्ब लेगा तो अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, और बेस फॉर्म के साथ उसमें एस लगना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, ठीक है। बेस फॉर्म लेगा लेकिन उसके साथ एस लगना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो स्पेसिफिकली प्लूरल सब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस का टेंस यदि सिंपल प्रेजेंट है तो वहां पे वर्ब की एस फॉर्म ना लेकर वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म एग्जैक्टली बस उतना ही लेगा। तो आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको बस करना था ये चेंज कि वहां से एस हटा देना, ठीक है, ये नहीं होगा। रिमेन, रिमेन जो है वो क्या है? आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको आप V1 बोलते हो। और V1 जो है ना, वो यूज किसके, प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट तो है भी यहाँ पे ग्रीवांसेस, बहुत सारे ग्रीवांसेस की बात हो रही है, शिकायतों की बात हो रही है। तो वर्ब भी आपका कैसा रहना चाहिए? प्लूरल रहना चाहिए। तो रिमेन्स हमको देख के प्लूरल लगता है, लेकिन एस फॉर्म जो लग रही है ना वर्ब के बेस फॉर्म के साथ, वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो सिंगुलर फॉर्म होती है। ये बात का ध्यान रखिएगा। बेस फॉर्म बेस फॉर्म जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वही आपका प्लूरल फॉर्म भी होता है वर्ब का। ये आ गया समझ में ये प्रश्न? तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब का एरर था। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पे रिमेन लिखना है आपको? ये तो कहा मैंने आपको बेस फॉर्म में लेके आना है बस। एस और ईएस फॉर्म जो होता है ना, वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। आया समझ में? चलें आगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है, द स्कीम मेड दिस वीक, ठीक है। स्कीम, स्कीम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना, ठीक है। स्कीम को क्या बोला जाता है? योजना, ठीक है। मेड दिस वीक एट द गैदरिंग इन बर्मिंघम। बर्मिंघम के बारे में बता दूं कि ये क्या है? टाउन है। कहाँ? यूके में। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड जिसको आप बोलते हो।
The scheme made this week at a gathering in Birmingham of 100 coaches and officials from 35 clubs across England is to aim for long-term improvement. ठीक है, long-term improvement in the number of players of South Asian heritage. South Asian heritage का मतलब हो गया दक्षिणी एशियाई धरोहर के खिलाड़ी, ठीक है, उनके इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। हेरिटेज मतलब धरोहर, साउथ एशिया से जुड़े हुए लोगों की बात हो रही है, खिलाड़ियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे गलत क्या हो सकता है? अभी तक तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे क्या गलत है? चलिए मैं बताता हूँ। स्कीम को, ठीक है, स्कीम जो है सबसे पहले तो स्कीम को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। कोई भी स्कीम, कोई भी योजना आती है तो सरकार उसको क्या करती है? लॉन्च करती है, और लॉन्च करने के बाद उसको क्या करती है? प्रमोट। स्कीम की पहले लॉन्चिंग होती है, फिर उसका प्रमोशन होता है। स्कीम या कोई भी योजना हो, वो क्या दाल भात तरकारी थोड़ी है कि उसको हम लोग बना रहे हैं, बताइए, वो दाल भात तरकारी तो नहीं है, ठीक है। वो एक योजना है, और योजना सरकार लेके आती है, वो लॉन्च करती है, और लॉन्च के बाद प्रमोशन होता है उसका। तो यहाँ पर आपका जो वर्ब है मेड, वो गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो स्कीम के साथ जो आपका वर्ब का प्रयोग किया जाना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका लॉन्च्ड। पहले उसको लॉन्च किया जाता है। तो द स्कीम लॉन्च दिस वीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो स्कीम को आप लोग मेड नहीं करेंगे, स्कीम को मेड नहीं किया जाता है, बनाया नहीं जाता। चलो अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे उत्तर तो आपका ए ही हो जाना है, ठीक है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि आपको तो यहाँ सिर्फ एरर बताना है ना कि किस पार्ट में एरर है। चलो अगले प्रश्न पे, पक्का ना? ठीक, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कुछ नए शब्द भी मिलेंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द है यूथेनेशिया। क्या है शब्द का नाम? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब समझते हैं? यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। क्या होता है? यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग, दया मृत्यु। हमारे देश में, भारत में यूथेनेशिया का कोई प्रावधान अभी तक तो नहीं था, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जहां पे मर्सी किलिंग होती है, ठीक है, दया मृत्यु। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक है ना, एक प्रावधान है उनके देश में, उनके संविधान में, कि आप इच्छा मृत्यु आप मांग सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो उसको मृत्यु देगा, डॉक्टर्स, हाँ, वो उसको मृत्यु देगा, और उसके लिए कोई उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। भारत में इस चीज का अभी तक प्रावधान नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले भारत में एक लौता केस आया, ठीक है, यूथेनेशिया का, जिससे ये टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। वो व्यक्ति काफी साल से शायद कोमा में था, काफी कष्ट में था, शारीरिक कष्ट में, तो इच्छा मृत्यु की मांग की गई और उसे दी गई ये मृत्यु, ठीक है। ऐसे ये कॉमन नहीं है हमारे देश में इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, किलिंग ऑफ पेशेंट बाय डॉक्टर्स। यहाँ डॉक्टर्स ही पेशेंट्स को मृत्यु देते हैं, ठीक है, जो आपके चिकित्सक है वही मृत्यु देते हैं, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ पेशेंट इन ऑर्डर टू फ्री हिम और हर फ्रॉम एक्सिलरेटिंग पेन और फ्रॉम टर्मिनल इलनेस। मतलब काफी लंबी और गंभीर बीमारी से जो ग्रसित ग्रसित है, ठीक है,
या काफी ज्यादा उनको कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, दर्द है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे काफी समय से, तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती क्या है वो समझिएगा। आप यहाँ देखिए एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग पेन, ठीक है। इन दोनों शब्दों को देखिए आप, पेन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और एक्सिलरेटिंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जो सेंटेंस में काम किसका करती है, एडजेक्टिव का। किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव है तभी तो इसको क्वालिफाई कर रही है। ये एडजेक्टिव है तभी तो इसको क्वालिफाई कर रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सिलरेटिंग शब्द है और पेन शब्द है, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। ये कैसे शब्द है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब दोनों मेल खाते हुए शब्द नहीं है, दोनों ऑपोजिट है। जहां पेन का मतलब दर्द होता है, एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है फुल ऑफ जॉय। एक्सिलरेटिंग का क्या मतलब होता है, फुल ऑफ जॉय, एक्सिलरेटिंग। और पेन का मतलब तो आपका दर्द हुआ, तो ऐसा दर्द तो होगा पेशेंट को, तब क्यों, मतलब एक्सिलरेटिंग पेन, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, ऐसा कैसा दर्द हो सकता है। फुल ऑफ जॉय की यहाँ बात की जा रही है, एक्सिलरेटिंग एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दर्द, सीवियर पेन में होगा तभी ना उसको अनबियरेबल पेन में होगा, जो दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यहाँ तो एक्सिलरेटिंग का मतलब एकदम उलट हो जा रहा है, मतलब फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरा। व्हाट इज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दैट। लेकिन आप यहाँ पे देखो, चूंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि सेंटेंस के जो सोल है ना उसके अगेंस्ट, तो हमको यहाँ पे वैसे ही एक नेगेटिव शब्द का लाना पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो उत्तर हो सकते हैं, एक अनबियरेबल भी हो सकता है, एक सीवियर पेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सिलरेटिंग को आप हटा के, ठीक है, एक्सिलरेटिंग को हटा के आप सीवियर भी लगा सकते हो, ठीक है, या अनबियरेबल भी लगा सकते हो, ठीक है। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा कष्ट, और अनबियरेबल मतलब जो दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसा कष्ट। तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो गया, ठीक है, दोनों ही आपके करेक्ट, सीवियर और अनबियरेबल। ये आया समझ में, यूथेनेशिया समझ में आया, आया ना। बढ़ो अगले प्रश्न पे, ठीक है। द डिक्टेटर सेड, द डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह, ठीक है। बहुत सारे तानाशाह हुए इस दुनिया में, ठीक है, जैसे कि माओ जेडोंग, आपके एडोल्फ हिटलर, आपने सुना ही होगा, आपने उसके उनके बारे में इतिहास पढ़ा ही होगा। तो वो सब क्या थे, तानाशाह थे, बहुत ही क्रूर, स्ट्रिक्ट। तो डिक्टेटर्स जो है ना, वो अपने अनुसार शासन करते हैं, वो जो कहेंगे, अभी आप देख सकते हो कि किंग जोंग उनका नाम सुने होंगे, ठीक है, तो अपने अनुसार सरकार चलाते हैं, कोई उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता, मीडिया भी नहीं बोल सकती है। द डिक्टेटर सेड द सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता को टू 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब बहुत ही कठोर सजा दी गई, इम्प्रिजनमेंट कितने सालों की, 10 सालों की, जस्ट बिकॉज, बस इसलिए क्योंकि शी वाउस्ड फॉर विमेन एम्पावरमेंट इन अ ब्लॉग। वाउस्ड मतलब उसने एक इविल के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है, आवाज उठाई किसने, उस लेडी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए अपने किसी ब्लॉग में क्या किया, आवाज उठाया। अब चूंकि उसने आवाज उठाया तो डिक्टेटर ने उसको क्या किया, पनिश कर दिया। लेकिन डिक्टेटर सेड नहीं, डिक्टेटर बोलेगा थोड़ी उसको, डिक्टेटर क्या करेगा, उसको सीधा पनिश करेगा ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, द डिक्टेटर पनिश द सोशल एक्टिविस्ट,
उसने क्या किया, सोशल एक्टिविस्ट को पनिश कर दिया, ठीक है, उसको सजा दे दी। वो आपको बोलेगा कि हम आपको पनिशमेंट देने वाले हैं, बताइए, नहीं ना, वो सीधा पनिशमेंट देगा, ठीक है। आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने ही हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर मास किलिंग्स, कंसंट्रेशन कैंप्स, आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी, द स्टोरी ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक की कहानी पढ़ी है आपने, कभी पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, ए, द डिक्टेटर सेड नहीं होगा, पनिश्ड होगा। तो ये सारे प्रश्न समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो मैं आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, ठीक है।